वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा व्हाट इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज इन फैक्ट एन एक्सटेंशन टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी और पराशरी एस्ट्रोलॉजी। व्हाट वी कॉल पराशरी एस्ट्रोलॉजी। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में हम किसी भी प्लैनेट को देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में बैठा है और आगे नक्षत्र के 4 भाग कर देते हैं। उनको नक्षत्र पद बोलते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। और पराशरी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी दशा है, सिस्टम है जिनको हम फॉलो करते हैं। करीब 60 के करीब दशा सिस्टम है जिनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में फॉलो किया जाता है। सबसे पॉपुलर जो सिस्टम दशा सिस्टम का है दैट इज विंशोत्तरी दशा। दैट इज विंशोत्तरी दशा विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन नॉर्थ इंडियन एज वेल एज इन साउथ इंडिया। इसको जब हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी में अडॉप्ट करते हैं तो इसका सीक्वेंस हम बना नहीं पाते, क्योंकि जो सीक्वेंस है विंशोत्तरी दशा का वो केतु से शुरू होता है, अश्विन नक्षत्र से शुरू होता है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में जो विंशोत्तरी दशा दैट इज नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। जन्म के समय में किसी जातक का चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के स्वामी की दशा शुरू होती है, लेकिन अंतर्दशा उस नक्षत्र की होगी, नक्षत्र के किसी भाग की होगी। अब भाग जो है वो सीक्वेंस में मैच नहीं खाता। विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस है जो वो है सबसे पहले केतु, क्योंकि अश्विन नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र है, उसके पहले सबसे पहले केतु आता है और केतु के बाद वीनस आता है। वीनस का नक्षत्र भरणी आता है, उसके बाद सूर्य का नक्षत्र कृतिका आता है। इसी तरह चंद्रमा का नक्षत्र आता है, फिर मंगल का नक्षत्र आता है, फिर राहु का नक्षत्र आता है, फिर बृहस्पति का नक्षत्र आता है। इसी सीक्वेंस में उसके बाद सैटर्न का नक्षत्र, फिर बुध के नक्षत्र पे वो दशा शुरू खत्म हो जाती है, उसके अगली दशा शुरू हो जाती है। इसी तरह किसी भी जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है विंशोत्तरी दशा उसी नक्षत्र के स्वामी से शुरू होती है। Whereas इन प्योर नक्षत्रा सिस्टम हम यहां से अलग हो जाते हैं। कैसे अलग होते हैं इसको मैं समझाता हूं। जैसे कोई जातक एरी साइन में पैदा हो गया और उसका जो नक्षत्र था उस समय अश्विन था। अश्विन का स्वामी होता है केतु। इसका अभिप्राय क्या हो गया कि उस जातक को पहली दशा केतु की स्टार्ट हुई। अब यदि हम पराशरी में जाएं, पराशर एस्ट्रोलॉजी को, पराशर थ्योरी को अडॉप्ट करें, तो दशा लॉर्ड तो महादशा लॉर्ड तो आएगा केतु, लेकिन उसका अंतरदशा लॉर्ड जो होगा उसको ढूंढने के लिए हमें याद ही रखना पड़ेगा। हमारे पास फार्मूला कोई नहीं है। विंशोत्तरी को सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। वेयरएज इन नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या किया गया, विंशोत्तरी का सीक्वेंस अडॉप्ट करने के लिए नक्षत्रों को 4 भाग में ना बांट के 9 भागों में बांट दिया। हियर इन नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वी डिवाइड ए नक्षत्रा इन 9 अनइक्वल पार्ट्स। और जिस नक्षत्र का विभाजन होता है, जिस नक्षत्र को 9 भागों में बांटा जाता है, उसके पहले भाग का नाम उसी नक्षत्र के स्वामी के नाम से रखा जाता है जिसका नक्षत्र हम बांट रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले केतु का अश्विन नक्षत्र को बांटा, 9 भागों में बांटा और सबसे पहला भाग का स्वामी जो है वो केतु को ही रख दिया। उसके बाद विंशोत्तरी का सीक्वेंस
नेक्स्ट भाग होता है शुक्र का, वीनस को रख दिया। नेक्स्ट होता है सूर्य का, सन को रख दिया। नेक्स्ट होता है चंद्रमा का, मून को रख दिया। उसके बाद होता है मंगल का, मार्स को रख दिया। उसके बाद होता है राहु का, राहु यहां रख दिया। उसके बाद बृहस्पति का होता है, हमने जुपिटर को यहां रख दिया। उसके बाद सैटर्न का होता है, हमने सैटर्न को यहां रख दिया, शनि को यहां रख दिया। और फिर बुध का होता है लास्ट में, फिर यहां मरकरी को रख दिया। यहां से हम विंशोत्तरी दशा के सीक्वेंस को अपनाते हुए पराशर एस्ट्रोलॉजी से अलग हो जाते हैं। और जिससे होता क्या है, इसके आगे इस पहले भाग के 9 भाग करें हम, केतु के यदि 9 भाग करें तो हम कहां चले, सूक्ष्म दशा में चले जाएंगे। उसके आगे यदि इस भाग के 9 भाग करें तो हम प्राण दशा तक जा सकते हैं। तो सीक्वेंस दशा क्या है कि एमडी लॉर्ड, एमडी महादशा, उसके बाद आती है अंतरदशा, उसके आती है प्रतंत्र दशा, उसके बाद सूक्ष्म दशा और उसके बाद प्राण दशा। इसी को ऐसे ही 9 भागों में बांटते हुए हम प्राण दशा तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं। और हमारी एक्यूरेसी, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी जो है उसमें बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दी। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का नाम क्यों नाड़ी रखा गया, तो इसका आपको बाद में जब मैं पूरी डिटेल दे दूंगा आपको, तो बाद में आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड नाड़ी। नाड़ी एक सूक्ष्म चीज है, छोटी सी है। हम वैसे ही व्यवहार में बोल देते हैं उसने तो मेरी नाड़ी नाड़ी टटोल दी। तो यहां भी हमें किसी की हॉरोस्कोप की नाड़ी नाड़ी टटोल लेते हैं। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एस्ट्रोलॉजी में हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किसी पत्री को पढ़ने के काबिल हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। एक्चुअली यदि इसका सही नाम दिया जाए तो इसको नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मैंने नाम देना चाहूंगा कि नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्रों के द्वारा हम किसी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में उसकी नाड़ी टटोल रहे हैं, उसका आंसर ये रहेगा। और इसके आगे अब मैं क्या कहूंगा आपको, जो आपको याद रखने हैं वो आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो रूल है, इसमें दशा लॉर्ड को सबसे उत्तम माना गया है। प्रत्यंतर अंतरदशा लॉर्ड उससे छोटा, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड उससे छोटा, सूक्ष्म लॉर्ड उससे छोटा और प्राण दशा जो लॉर्ड है वो उससे छोटा माना गया है। यदि हम यहां लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, एमडी महादशा is stronger than AD means अंतरदशा is stronger than PD means प्रत्यंतर दशा is stronger than SD means सूक्ष्म दशा is stronger than PD मतलब प्राण दशा। हम बोलेंगे MD is stronger than AD, AD is stronger than PD, PD is stronger than SD and SD is stronger than again PD. PD here is प्राण दशा, प्राण दशा और AD here is अंतरदशा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दशा is stronger than भुक्ति, is stronger than अंतरा, stronger than सूक्ष्मा, is stronger than प्राणा। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, दशा महादशा को दशा बोलते हैं, अंतरदशा को भुक्ति बोलते हैं, प्रत्यंतर दशा को अंतरदशा अंतरा बोलते हैं, सूक्ष्म दशा को सूक्ष्मा बोलते हैं और प्राण दशा को प्राणा बोलते हैं। ये सब चीज एक ही है। और रूल नंबर 2 है, नक्षत्रा थ्योरी मानती है
कि प्लैनेट केवल एक इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट है। कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी का कहना मानता है। इसके पीछे एक लॉजिक है। प्लैनेट्स घूमते फिरते रहते हैं, उनका अपना कोई सही ठिकाना नहीं होता कि जहां पे टिक के उन्होंने बैठ जाना है। Whereas नक्षत्रों की जो जगह है ब्रह्मांड में फिक्स है। All the 27 नक्षत्रास आर फिक्स्ड इन अवर जोडियक। वो हमारे ब्रह्मांड में बिल्कुल फिक्स बैठे हैं, उनका कभी भी स्थान परिवर्तन नहीं होता। आप उनको यदि मालिक मकान समझ लें तो हम बोलेंगे जो प्लेनेट है वो किराएदार हैं। आप सब लोग जानते हैं कि किराएदार की जो महत्व है वो मालिक मकान के आगे छोटा होता है। यदि मालिक मकान को कंडीशन लगा दे कि आपको आपका बाइक बाहर खड़ा करना है, यू आर सपोज टू पार्क योर बाइक आउटसाइड द हाउस। यदि टेनेंट को यह बता दिया जाए कि रात को 10 बजे से पहले आपको घर पे आना है, अदरवाइज दरवाजा नहीं खुलेगा, यू आर सपोज टू रीच एट होम बिफोर 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मालिक मकान स्ट्रांग है टेनेंट से। अब हमारे टेनेंट कौन है? प्लेनेट है। और मालिक मकान कौन है? नक्षत्र है। इसलिए हम बोलेंगे जो हमारा जो प्लेनेट है दैट इज लेस स्ट्रॉन्गर देन द नक्षत्र। नक्षत्र, आप किसी के घर में आ गए और आप मेहमान हैं, घर में आ गए, वहां पे मालिक मकान की मर्जी है कि आपको कौन से कमरे में ठहराता है। सपोज करो उसने अपने एक बेटे का कमरा खोल दिया कि आप इस कमरे में रुक जाओ। वहां पे हमारा बेटा भी है, तो बेटे का अपना तरीका है रहने का। उसने घर को अपने तरीके से अपने कमरे को सजा रखा है। यदि आप उसको डिस्टर्ब करेंगे ही विल किक यू आउट। तो क्या है, जैसे आपका मालिक मकान का बेटा बोलेगा कि आइए वेलकम है, आपको बेड के उस तरफ सो जाओ, तो आपको वहीं सोना पड़ेगा। जैसे ही आपको वो किल्ट देगा या ब्लैंकेट देगा, उसी ब्लैंकेट में आपको सोना पड़ेगा। कौन सा पिल्लो देता है उसकी के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसमें मालिक मकान की भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चों के आगे सारे हैंडीकैप्ड हैं। तो मालिक मकान किसकी बात मानेगा? अपने बच्चे की बात मानेगा कि बेटे इनको अंकल को अपने साथ में सुला लो। अब अंकल बेटा माने ना माने, मालिक मकान का यहां पे कुछ चलने वाली नहीं है। और जो बेटा है हम उसको बोलेंगे सब लॉर्ड, बेटे को बोलेंगे सब लॉर्ड। ठीक इसी तरह जैसे एक प्लैनेट आया यहां नक्षत्र के पास, नक्षत्र ने आगे इस अपने बॉक्स में बिठा दिया उसको, जिसका प्लैनेट का मालिक जो है केतु है। अब इसकी चलने वाली है, हम बोलेंगे नक्षत्र स्वामी भी किससे अधीन है? सब लॉर्ड के अधीन है। अब ये जो टुकड़े हमने किए, सबसे पहले प्लैनेट किसी नक्षत्र में बैठा, उसको नक्षत्र स्वामी बोलते हैं। यहां पे अश्विन का मालिक केतु नक्षत्र स्वामी है। नक्षत्र के आगे 9 भाग कर दिए। ये जितने भी बैठे हैं नक्षत्र का छोटा भाग, छोटा का मतलब सब, तो सब का जो स्वामी है उसको बोलेंगे सब लॉर्ड। ये सब है, इस केतु के सारे सब हैं। ये सब है, सबका इस टुकड़े का जो स्वामी है केतु, यहां का सब लॉर्ड बोलेंगे इसको। ये वीनस इस टुकड़े का स्वामी, इसका दूसरे टुकड़े का स्वामी को बोलेंगे केतु। यहां केतु के नक्षत्र का सेकंड भाग का सब लॉर्ड जो है वीनस है। तीसरे को बोलेंगे केतु नक्षत्र के तीसरे भाग का जो सब लॉर्ड है वो सन है। तो सन लॉर्ड जो सब लॉर्ड है स्ट्रॉन्गर हो गया। अब यदि इसको उल्ट लिख दिया जाए तो हम बोलेंगे सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द नक्षत्र स्वामी एंड नक्षत्र स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द नक्षत्र स्वामी स्ट्रॉन्गर देन द प्लेनेट। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो सब लॉर्ड चाहेगा
वो प्रायोरिटी है, नक्षत्र स्वामी को उसकी बात माननी पड़ेगी, प्लैनेट को इन दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो यहां से एक टिल्ट है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, इंडियन एस्ट्रोलॉजी से, पारसी एस्ट्रोलॉजी से निकल के सामने आ रही है। वहां पे हम प्लैनेट को पढ़ते हैं, कौन सी राशि में बैठा है, उसके क्या गुण है, राशि के क्या गुण है, कौन से घर में वो राशि पड़ी है, उसके क्या गुण है। यहां पे हम पढ़ते हैं कि प्लैनेट किसके सबलॉर्ड में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, उसके बाद प्लैनेट का नंबर आता है। ये थोड़ी टिल्ट है। ये हम लेते हैं, ये नक्षत्र का ये दूसरा रूप हो गया। तीसरा ये है कि कोई भी जो घर है उससे 12वां घर उस घर की गरिमा को कम कर देता है। उससे 12वां घर उस घर की गरिमा को कम कर देता है। कैसे हम लिखेंगे? 12th हाउस ऑफ एनी भावा। भावा का मतलब हाउस, ब्रैकेट में लिखेंगे हाउस। reduces the significations of that house। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। किसी घर का 12वां घर उसके कार्य कर्तव्य को नष्ट करता है। किसी, जैसे हम पहले घर को लेते हैं, उसका 12th, दैट इज एक्सपेंडिचर टू फर्स्ट हाउस। दूसरे घर का पहला, दैट इज एक्सपेंडिचर टू सेकंड हाउस। उसके कार्य कर्तव्य को नष्ट करता है, व्यय कर देता है। उसके जो सिग्निफिकेटर होते हैं, उसके जो कार्य कर्तव्य होते हैं, उनको नष्ट करता है सेकंड हाउस। कहीं कहीं किसी सब्जेक्ट्स में ये जो 12th हाउस है, इट बिकम्स द कॉम्प्लीमेंट्री हाउस टू दैट सब्जेक्ट आल्सो। वो जब कोई सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको याद रखना है, 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस इज ए एक्सपेंडिचर ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट वेरी हाउस। आगे क्या करना है आपने? आगे आपको याद रखना है कि दूसरा भाव किसी भाव से दूसरा, अगले वाला जो भाव होता है, जो अगले वाला हाउस होता है, दैट एनहांसेस टू द सिग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट हाउस। हम लिखेंगे सेकंड भावा ऑफ एनी हाउस enhance the significations of first house। अब पहला घर, यदि हम पहला घर 4th हाउस की बात कर रहे हैं, उसका आगे वाला घर हो गया सेकंड हाउस, हो गया 5वां घर। इसका मतलब क्या हो गया? 5वां घर चौथे घर की परिभाषा को और बढ़िया कर देता है, चौथे घर से रिलेटेड चीजों को और बढ़िया बना देता है। जैसे चौथा घर प्रॉपर्टी का है, 5वां घर उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। चौथा घर एजुकेशन का है, 5वां घर उसकी क्रिएटिविटी बढ़ा देता है। चौथा घर मां का है, 5वां घर मां से बच्चे का प्यार बढ़ा देता है। इसी तरह हम फर्स्ट हाउस को लेते हैं, पहला घर, दूसरा घर उसका एजुकेशन का है, परिवार वाले उस बच्चे की एजुकेशन के लिए सीरियस होते हैं। पहला घर बंदे का है, दूसरा घर पैसे का है। जब दूसरे घर से पहले घर का रिश्ता है तो उसको एंसेस्ट्रल, हमारे खानदान का जो पैसा होता है उस पर उसका हक रहता है, वो उसको मिलता है, उसको एंजॉय करता है वो। बिल्कुल ठीक
उसी तरह हम लेंगे जैसे हम हर घर को ऐसी इसी तरह लेंगे, पहले से लेकर 12वें घर तक ऐसे ही लेंगे। 12वां घर व्यय का है, एक्सपेंडिचर का है, लॉसेस का है, पेनल्टीज का है। उसके उलट उसका 12वां कौन सा घर हो गया? उसका 12वां घर हो गया 11वां घर, तो वो हाउस ऑफ गेन है। एक्सपेंडिचर नहीं होने देगा, लॉसेस नहीं होने देगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होने देगा, जेल नहीं होने देगा, तो उसका बिल्कुल उलट उसका गेन है। ठीक है जी। तो यहां पे हमने आपका देखा, तो यहां पे हम बोलेंगे कि 12th हाउस का जो 11वां घर है उसके उल्ट हो गया, उसके सिग्निफिकेशन से नष्ट कर दिए। जो मैंने बोला कि ये सिग्निफिकेशन को नष्ट करता है। 12वें घर का 11वां घर क्या है? 12वां है, तो वो उसके जो जो कर रहा था उसको नष्ट कर दिया। अब 11वें घर का 11वां घर इज हाउस ऑफ गेन, लाभ का है, सारा लाभ। उसका दूसरा घर है खर्चे का है। अब यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये व्यय उसको बढ़ा रहा है, खर्चे को बढ़ा रहा है। खर्चा बढ़ा तो रहा है यहां पे, लेकिन खर्चा करवा कहां रहा है ये हमें देखेंगे। कहीं जगह हमें ऐसा लगेगा हमने कमाई और उसने खर्चा बढ़ा दिया। कमाई को बढ़ाए तब तो बात है ना, वो तो खर्चा करा रहा है। यहां पे वो कॉम्प्लीमेंट्री हाउस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट वाइज इसको डील करना पड़ेगा। जिस जिस सब्जेक्ट में हमें कंफ्यूजन आएगा वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यहां पे ये व्यय है, यहां पे सेकंड की भूमिका नहीं निभा रहा। किसी सब्जेक्ट में ऐसा होगा कि 12th हाउस की भूमिका नहीं निभाएगा। ये आपने देखना है। और ये इसी के साथ आज की जो हमारी इंट्रोडक्शन टू द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू द नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये आपको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी। इसकी थोड़ी सी बातें हैं, ये कब शुरू हुई, किसने शुरू की, ये लंबा इतिहास है। ये 1923 से एग्जिस्टेंस में आई है। तब लोगों के पास समय होता था, लोग घर पे बैठ के इसको किया करते थे। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे महाभारत काल के जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है तब भी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का बहुत वर्णन आता है। पुराने हमारे जो संत होते थे नक्षत्रों पे ही बात किया करते थे। उस समय हॉरोस्कोप को 27 घरों की बना के देखा जाता था, लेकिन उसके पास समय कम होता गया। प्लैनेट्स को लोगों ने प्लैनेट्स तक सीमित रह गए, नक्षत्रों को छोड़ दिया। फिर अब जैसे जैसे कंप्यूटर का युग आने लगा तो कैलकुलेशन आसान हो गई, और जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको भी अब कैलकुलेशन खुद नहीं करनी पड़ती, कंप्यूटर करके देता है। तो इसलिए दोबारा फिर ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी थोड़ी जन्म में आई है, अब स्ट्रांग होती जा रही है, लोगों की लाइकिंग इसके लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है बड़े क्रिस्पी होते हैं। फिर ये कृष्णा मूर्ति जी ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद हमारे दिल्ली में लूथरा जी ने इसको बहुत ही ज़्यादा आगे लेके गए। खुल्लर साहब ने इस पर बहुत मेहनत की। फिर उमंग त्रेजा जी ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। उमंग त्रेजा जी को इस बात का श्रेय जाता है, उन्होंने इस साइंस को डॉक्यूमेंटेशन में बदल के लोगों के आगे इनकी किताबें रखी ताकि लोग इसको पढ़ें, समझें। और इन दैट वे आई थैंक्स श्री उमंग त्रेजा जी आल्सो कि उन्होंने ये कार्य किया। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है हम इस कोशिश में कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच।